हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डोडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात करेंगे। तो हम कोल्ड वार के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम देखते हैं कि कोल्ड वार का क्या मतलब है। कोल्ड वार का फेज़ था वो 1945 से 1991 तक था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के जो बाद का तुरंत बाद का फेज़ है वो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब चूँकि ट्रेडिशनल वॉर नहीं थी, इसमें हथियारों का यूज़ नहीं हो रहा था, दो देश आपस में फ़ाइट नहीं कर रहे थे, तो ये ट्रेडिशनल वॉर एक परंपरागत युद्ध नहीं था, इसलिए इसके एग्जैक्ट डेट दे पाना मुश्किल है। कई विद्वान जो बर्लिन की दीवार का पतन हुआ था उसके साथ ही इसका अंत मानते हैं। कई 1991 में जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था उसके साथ इसका अंत मानते हैं। तो एक मतभेद है विद्वानों के बीच में इसके एग्जैक्ट डेट के बारे में, क्योंकि एक ट्रेडिशनल वॉर नहीं थी, ये शीत युद्ध था। तो जनरली इसका जो समय काल है वो माना जाता है 1945 से 1991 तक का काल। ठीक है। अब कोल्ड वार यानी शीत युद्ध का मतलब क्या है? शीत युद्ध का मतलब है कि ये जो शीत युद्ध टर्म है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए यानी अमेरिका व यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के आपसी संबंधों का विश्लेषण करने के लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता है कि उनके आपसी संबंध कैसे थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर का कोलैप्स जब हुआ था 1991 में, अलग अलग टुकड़े हो गए थे यूएसएसआर के, तो वहाँ तक जो इन दोनों के आपसी संबंध कैसे थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए कोल्ड वार का यूज़ किया जाता है। It is a term used to describe relation between USA and USSR after Second World War till the disintegration of USSR। ठीक है। अब इस कोल्ड वार का सबसे पहले यूज़ किसने किया? इसका सबसे पहले यूज़ किया बर्नार्ड बारुच ने। बर्नार्ड बारुच ने इस टर्म का सबसे पहले यूज़ किया। इन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया और परहैप्स सबसे पहला यूज़ इसका किया था जॉर्ज ऑरवेल ने। ठीक है। इसके बाद इस टर्म को पॉपुलराइज किसने किया? वॉल्टर लिपमैन ने। वॉल्टर लिपमैन ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल की सीरीज़ लिखी थी जिसमें उन्होंने इस टर्म कोल्ड वार का काफ़ी यूज़ किया था। तो सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किसने किया? बर्नार्ड बारुच ने। परहैप्स इसका फर्स्ट यूज़ हुआ जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा और इसको फेमस बनाया गया इस टर्म को वाल्टर लिपमैन के द्वारा अपने आर्टिकल्स में। और इसके साथ इसको और फेमस बनाने का काम किसने किया? अपने फुलटन स्पीच में चर्चिल ने। वो ब्रिटेन के पीएम थे टिल 1945, यानी 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था तब तक वो क्या थे? ब्रिटेन के पीएम थे। तो उन्होंने अपने फुलटन स्पीच में यूएसए में इस टर्म का यूज़ किया था। उन्होंने कहा था, तो इस टर्म को उन्होंने पॉपुलर बनाया, तो उन्होंने कहा था कि जो अब आप मैप देख रहे होंगे ये है वेस्टर्न यूरोप और ये है ईस्टर्न यूरोप। ठीक है। पश्चिमी यूरोप व पूर्वी यूरोप। तो अपने फुलटन स्पीच में चर्चिल ने कहा कि ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के बीच में एक आयरन कर्टेन, एक लोहे का पर्दा सा आ गया है जिसने इस यूरोप को दो भागों में विभाजित कर दिया है, जो कि है वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप। ठीक है। आयरन का कर्टेन क्या है? ये खेमा है, ये कैपिटलिस्ट खेमे में चला गया है ये गुट, और ये सोशलिस्ट खेमे में चला गया है। तो उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा? एक सेकंड। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस मैप में आप देखेंगे तो ये तो है ईस्टर्न यूरोप। ठीक है। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है जिसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं? फ्रांस है, वेस्टर्न जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन है, यहाँ पर यूके है, यहाँ नॉर्वे है, यहाँ आइलैंड है। तो ये जो ग्रीन कलर में मेनली आपको दिख रहा है ग्रीस है, तो ये सब क्या थे? नाटो एलीज थे। नाटो एक अलायंस था जो अमेरिका ने बनाया था, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक आयरन कर्टेन सा आ गया है जिसने यूरोप को दो भागों में विभाजित कर दिया है, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। ठीक है। अब वेस्टर्न यूरोप का स्वामित्व कौन कर रहा है? यूएसए, जो कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं। अपन ने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मतलब समझ लिया था। और जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं
यहाँ पर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो कि पोलैंड, चेकोस्लाविया, ईस्टर्न जर्मनी। याद रखना कि जर्मनी भी दो भागों में विभाजित हो गया था, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। वेस्टर्न जर्मनी का किसके अंडर था? यूएसए के, और ईस्टर्न जर्मनी यूएसएसआर की हेजेमनी के अंदर था। तो ईस्टर्न जर्मनी पोलैंड है, चेकोस्लाविया है, हंगरी है, यहाँ रोमानिया है, बुल्गारिया है, और ये सोवियत यूनियन। ठीक है, तो ये यूरोप को भी इस शीत युद्ध ने दो भागों में विभाजित कर दिया था। तो अपने फुलटन स्पीच में चर्चिल ने इसी का जिक्र किया कि एक आयरन कर्टेन मतलब एक आयरन का पर्दा आ गया है जिसने यूरोप को दो भागों में विभाजित कर दिया है, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। ये वाला खेमा कौन सा है? सोशलिस्ट, और ये कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने भाषण में कहा। अब इस वॉर को कोल्ड वार क्यों कहा जाता है, शीत युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वॉर जो टाइम पीरियड था, इसमें यूएसए एंड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई थी, डायरेक्ट उनकी फ़ाइट नहीं हुई थी, आर्म रेस नहीं हुई थी। ठीक है, आर्म रेस हुई थी पर आर्म्स का यूज़ नहीं हुआ था डायरेक्ट। तो इसलिए इस जो पीरियड है इसको कोल्ड वार कहा जाता है। अब जो केनेथ वॉल्ट्स हैं, नियो रियलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये कोल्ड वार कोल्ड ही क्यों रह गई, ये हॉट वार में तब्दील क्यों नहीं हो पाई, ये ट्रेडिशनल वॉर जो होता है ना, परंपरागत युद्ध, उसमें तब्दील क्यों नहीं हो पाई? न्यूक्लियर वेपन्स के कारण। इस टाइम दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स का ढेर लग चुका था। तो वो अगर न्यूक्लियर वेपन्स दोनों कंट्रीज़ यूज़ कर लेते तो क्या होता, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो पूरी की पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी को यूएस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर बम डालकर। तो न्यूक्लियर बम के कारण ये वॉर थी और ट्रेडिशनल वार होने से बच गई। क्यों बच गई? क्योंकि भाई न्यूक्लियर वेपन्स का अगर यूज़ हो जाता तो दोनों कंट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती, तो इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं किया। उनके कारण वो सिर्फ आर्म्स रेस करती रही, आर्म्स का यूज़ नहीं किया, आपस में इनडायरेक्ट उनकी वॉर चलती रही। तो ये क्या थी, इसलिए ये मेनली कोल्ड वार रह गई, ये हॉट वार में तब्दील नहीं हो पाई। लेकिन केनेथ वॉल्ट्स ने साथ में ये भी कहा कि ये जो वार थी एंटायरली कोल्ड नहीं थी, क्योंकि इसके कई फेजेस ऐसे थे जहाँ पर ये हॉट वार का इसने रूप ले लिया था। जैसे प्रॉक्सी वार्स हुई थी। प्रॉक्सी वार का मतलब देख लेते हैं पहले। मान लो दो कंट्रीज़ हैं, ए एंड बी, ये आपस में डायरेक्ट वॉर कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये आपस में डायरेक्ट वॉर कर रही हैं, लेकिन ए को सपोर्ट कर रहा है सी और बी को सपोर्ट कर रहा है डी। तो ये क्या है, सी और डी डायरेक्ट इस लड़ाई में शामिल नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो इस लड़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं, इस लड़ाई में इनडायरेक्टली वो शामिल हैं। तो ए और बी के थ्रू अगर सी और डी आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो ये क्या कहलाती है, प्रॉक्सी वार। यहाँ सी कौन हुआ, अमेरिका, और डी कौन हुआ, यूएसएसआर। तो ए बी कौन थे, टाइम पर देखा हमने, जैसे ईरान इराक थे, अरब और ज्यूज़ की वॉर हुई थी, रशिया अफ़गान की वॉर हुई थी, कोरियन वॉर हुई थी जिसमें साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया था, वियतनाम वार हुई थी। तो ये सब क्या थे, इनडायरेक्ट वार थी जो कोल्ड वार में जो हॉट फेजेस हैं उनको रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, प्रॉक्सी वार्स थी, वो किसी और के थ्रू आपस में लड़ाई कर रहे थे, डायरेक्ट वो आपस में एक दूसरे के सामने नहीं आए, लेकिन किसी और कंट्रीज़ के थ्रू वो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपनी हेजेमनी दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, तो प्रॉक्सी वार के थ्रू इस वॉर में कई बार हॉट फेजेस भी आए। तो विद्वानों का कहना है कि कोल्ड वार इतनी हाई थी, अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो परहैप्स थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती। न्यूक्लियर वेपन्स ने इसको रोक के रखा, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है डिस्ट्रॉय करने की, तो ये कंट्रीज़ डरती रही, उनका यूज़ नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए ये जो कोल्ड वार थी, इसलिए ये तब्दील नहीं हो पाई हॉट वार में, वरना थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती। ठीक है, तो अब हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो खेमों में विभाजित हो गया था। ये था वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, ईस्टर्न ब्लॉक जो था वो सोशलिस्ट ब्लॉक था, यानी समाजवादी ब्लॉक, और जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो क्या था, कैपिटलिस्ट। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट ब्लॉक का जो प्रतिनिधित्व था वो कौन कर रहा था, यूएसएसए और उसकी नाटो एलीज, और सोशलिस्ट का कौन कर रहा था, यूएसएसआर। ठीक है, तो अब इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, जैसे हमने देखा था यूके है, फ्रांस है, वेस्ट जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इटली है, स्पेन है, स्वीडन है। ठीक है, और ईस्टर्न में कौन सी थी, पोलैंड, चेकोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, ये इस टाइप की कंट्रीज़ ईस्टर्न ब्लॉक में थी।
हमारी है बात समझ में कि इस तरह से वर्ल्ड का डिवीज़न हो गया था, कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी आफ्टर 1945, द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये था कोल्ड वार का मतलब। शीत युद्ध का मतलब था कि अमेरिका और यूएसए के रिलेशन हैं, उनके साथ साथ जो अदर कंट्रीज़ यहाँ पे अफेक्ट हो रही थी, तो उनके जो रिलेशन हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस टर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स थे, इस कोल्ड वार के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे। तो अभी कोल्ड वार थी ये मेनली आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण थी, या विचारधाराओं में मतभेद के कारण थी, क्योंकि यूएसए था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, यानी पूंजीवादी विचारधारा का था, और यूएसएसआर था वो साम्यवादी विचारधारा का था। तो विचारधाराओं में मतभेद था, तो अलग अलग विचारधाराओं का ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड इसका फीचर है एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट, यानी दोनों ही आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। सोवियत यूनियन को लगता था कि यूएसए उसकी हेजेमनी के लिए खतरा है, और यूएसए को लगता था कि साम्यवाद का प्रसार हो रहा है, यहाँ तक ना पहुँच जाए। उनका मेन उद्देश्य इस दौरान क्या था कि वेस्टर्न यूरोप तक इसका प्रसार ना हो। ईस्टर्न यूरोप में इसका प्रसार हो चुका था, तो इसलिए क्या था, आपस में डिसट्रस्ट था, लोग ये दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसका तीसरा फीचर था आर्म्स रेस, यानी हथियारों की दौड़। अब क्या हुआ था, इस दौरान वो हथियारों का यूज़ नहीं कर रहे थे डायरेक्ट, लेकिन युद्ध का वातावरण लगातार बना रहता था, स्ट्रेस का वातावरण लगातार बना रहता था, लगता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसा वातावरण रहता था कि युद्ध की चरम सीमा पर पहुंचकर वो वापस लौट आते थे। युद्ध होता नहीं था, लेकिन वहाँ की लिमिट तक, उसके तक पहुँच जाते थे। तो इसलिए क्या था कि उनको हर टाइम अपने हथियारों को तैयार रखना पड़ता था, क्योंकि कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकता था। तो इसमें एक फीचर इसका क्या था, आर्म्स रेस, यानी हथियारों की दौड़। हाई मिलिट्री स्पेंडिंग हो रही थी, और चीज़ों पर इन्होंने स्पेंडिंग करना कम कर दिया, और मिलिट्री जो वेपन्स थे उन पर इनकी जो पैसा था वो खर्च ज़्यादा इन्होंने करना शुरू कर दिया। इसका अगला फीचर था जासूसी। दोनों देश आपस में एक दूसरे पर जासूसी किए हुए थे, एक दूसरे के जो गुप्त सीक्रेट्स थे वो जानना चाहते थे कि दूसरा देश उनके खिलाफ़ क्या साजिश कर रहा है। तो ऐसा जासूसी भरा वातावरण यहाँ पर रहा था। ठीक है, इसका अगला फीचर है साइकोलॉजिकल वारफेयर, यानी कि मानसिक युद्ध भी था, जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसका अगला फीचर है ब्रिकमैनशिप। ब्रिकमैनशिप का मतलब क्या होता है कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति जिसको आप लड़ाई तक लेकर जाएं। ठीक है, ऐसा लगे कि बस अब लड़ाई होने वाली है, लेकिन लड़ाई ना होकर आप पीछे हट जाएं। जैसे अपन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में देखेंगे, क्यूबा में जो मिसाइल क्राइसिस हुआ था उसमें बिल्कुल यही सिचुएशन बनी थी कि दोनों कंट्रीज़ बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। ऐसा लगता था कि वॉर होगी ही, एकदम लिमिट तक जाकर वो वापस लौट आए। तो ये क्या था, ब्रिकमैनशिप, यानी यहाँ पर लगता था कि कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, लेकिन होती नहीं थी। उसके बाद वो पीछे आ जाते थे। ठीक है, तो क्या था कि कोल्ड वार वाज नॉट एंटायरली कोल्ड, देयर वर लिटिल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस, फॉर एग्जांपल बिटवीन ईरान एंड इराक, वियतनाम वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया वॉर। तो ये क्या था, जो इसके हॉट फेजेस थे। ठीक है, काफ़ी प्रॉक्सी वार्स हुए थे। ठीक है, और न्यूक्लियर वेपन्स की एग्जिस्टेंस के कारण इट कुड नॉट हैव चेंज्ड इनटू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। ओके, और थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील नहीं हो पाई। तो ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, हमेशा एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट रहता था, आर्म्स रेस हो रही थी, एस्पोइनेज यानी जासूसी हो रही थी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, और ब्रिकमैनशिप हो रही थी। ठीक है, ये सारे इसके वो थे, करेक्टरिस्टिक्स थे। तो अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसकी बिगनिंग कैसे हुई।